हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई वीडियो के बारे में, अपन रिवीजन कर रहे थे जिसके अंदर से अपन टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। मतलब कि जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट के अपन 100 एमसीक्यूज कर रहे हैं मेरे भाई। उसी श्रृंखला के अंदर से आज अपन बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के अपन टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, थंबनेल थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से बात करें तो अपन रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लास के अंदर से साथियों अपन राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके अपन टॉप 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो आपके पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे और साथ ही आपके जितने भी मैन जो आपके टेस्ट हुए हैं या फिर जो भी मैन जो बन सकते हैं सवाल, वो सारी चीज़ें कवर की हैं, जिससे आपका एक बार रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाए मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। देखो साथियों, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना मेरे भाई, वल्लभ संप्रदाय है। ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, ठीक है। बात की जाए इस संप्रदाय के बारे में तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं, जो पुष्टि मार्ग से कर्षण कोई सगुण उपासना पर बल देते हैं। दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा जो आता है दादू पंथ। दादू पंथ है मेरे भाई, ये निर्गुण भक्ति पर जोर देता है। इनके 52 शिष्यों को दादू खोल कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं जसनाती संप्रदाय मेरे भाई, जो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें इसके संस्थापक माने जाते हैं जसनाथ जी माने जाते हैं। दूसरा बात करें राम स्नेही संप्रदाय, ये भी साथियों निर्गुण राम की उपासना करने वाला संप्रदाय था। बाद में लास्ट में एक बच जाता है मेरे भाई, जिसका नाम आ जाता है वल्लभ संप्रदाय, जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है, देखो कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। दादूपंथी अनुयायियों द्वारा दादू के पार्थिव देह को भेराणा की पहाड़ियों पर छोड़ दिया जाता है, जिसे दादू खोल कहते हैं। ये बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, दादू पंथी अंतिम संस्कार के लिए अपने शिष्यों को सत्संग प्रमुख स्थल बनाते हैं। ये बात गलत आती है साथियों। गलत क्यों आती है? क्योंकि दादू पंथियों का अंतिम संस्कार का तरीका है शरीर को खुले स्थान पर छोड़ देना, जबकि सत्संग उसके प्रमुख स्थल है, न कि अंतिम संस्कार की विधि का नाम आपको देखने को मिलेगा। दादू खोल उनके 52 शिष्यों के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि दादू जी की पार्थिव देह को छोड़ी गई पहाड़ी को दादू खोल या फिर सत्संग नहीं कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, यह एक स्थान होता है जहाँ देह छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो याद रखना, ये कथन गलत आ जाता है और कथन एक है वो सही आता है। तो साथियों, इसमें से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको संप्रदाय दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक या प्रवर्तक दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें अपन निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं, संत हरिदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? संत हरिदास जी को माना जाता है। दूसरा बात करें राम स्नेही संप्रदाय या फिर शाहपुरा शाखा बोल सकते हो, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं संत रामचरण जी, ठीक है। तो ये इसमें मिला दो। नेक्स्ट आता है साथियों जसनाथ जी संप्रदाय, तो जसनाथ जी इनका संबंध इससे आ जाता है। लालदास जी संप्रदाय, साथियों लालदास जी से इनका संबंध आ जाता है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी थे, जिनका जन्म भीमकोर ग्राम मेड़ता नागौर में हुआ। तो साथियों कौन आ जाते हैं? याद रखना साथियों, उसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा खेड़ापा शाखा से संबंधित इनका देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें शाहपुरा शाखा के, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं मेरे भाई रामचरण जी माने जाते हैं। दूसरा बात करें नाम आता है सियथल शाखा, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखना नाम आता है संत हरि रामदास जी माने जाते हैं। और रेण शाखा के साथियों प्रवर्तक माने जाते हैं संत दरियाव जी माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा आता है? 5 का। 5 के सवाल के बारे में बात करें, वह लोक देवता जिसका जन्म 1415 विक्रम संवत है पर 1472 में
उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो साथियों कौन आते हैं, इनका जो संबंध सही बात करें तो साथियों कौन आता है, वो आ जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म साथियों 1415 विक्रम संवत को उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर से इनका जन्म होता है। दूसरा बात करें तो नाम आता है साथियों गोगा जी का। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, ददेरवा में हुआ था। कहाँ पर से हुआ, ददेरवा के अंदर से। ददेरवा कहाँ पर पड़ता है मेरे भाई, चूरू में पड़ता है। और कब होता है, 1003 विक्रम संवत को होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं पाबोजी। पाबोजी का जन्म कहाँ होता है मेरे भाई, तो याद रखना कोल्लू। कहाँ होता है, कोल्लू कहाँ पड़ता है मेरे भाई, जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना कब हुआ था, 1239 ईस्वी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें रामदेव जी का अपने देख लिया, एक और देख लो मेरे भाई, नाम आता है जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म साथियों कहाँ पर से होता है, पीपासर। पीपासर नागौर के अंदर होता है। ठीक है, और कब होता है, 1451 ईस्वी के अंदर से होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को उनके जिले के साथ में सुमेलित करना है। सबसे पहले बात करें, एक दे रखा है खड़नाल, सुरसुरा, परबतसर, भावटा, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनको अपने को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, खड़नाल नागौर के अंदर से इनका जन्म स्थान आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें पहले वाले में मिला दो। दूसरा बात करें, नाम आता है सुरसुरा। तो साथियों यहाँ पर से मृत्यु स्थल आएगा, तो ये कहाँ पर से है, ये अजमेर में आ जाता है। परबतसर बात करें तो साथियों परबतसर आपको नागौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर से मेला स्थल माना जाता है। एक और बात करें बावटा, यहाँ पर से साथियों आलसी माता का मंदिर है, वो अलवर में मेरे भाई। कहाँ पर है, अलवर में है। जोधपुर से मैच नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, खड़नाल है ये जन्म स्थान है, सुरसरा मृत्यु स्थल है, और पर्वतसर है ये यहाँ पर से मेला लगता है, और बावटा है यहाँ पर से मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई 7 का इंपॉर्टेंट सवाल है। शीतला माता का प्रमुख मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो शीतला माता को चेचक की देवी या फिर बच्चों की संरक्षिका तथा बासोड़ा की देवी भी कहा जाता है, ये बात भी सही है मेरे भाई। लेकिन देखो साथियों, कारण और कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा, देखो तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा 8 का, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी जिसे लोक मान्यता में सुगनचड़ी का स्वरूप माना जाता है, वह कौन सी देवी है। तो साथियों याद रखना, वह जाती है आवड़ माता। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। आवड़ माता है मेरे भाई भाटी राजवंश की कुल देवी है, और सुगनचड़ी इनका स्वरूप माना जाता है। दूसरा बात करें तन्नोट माता, तो तन्नोट राय भाटी कुल देवताओं की कुल देवी है, जिसे याद रखना मेरे भाई रुमाल वाली देवी भी इनको कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं करणी माता, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। दूसरा था साथियों सवांगी माता, ये कुल देवी नहीं है याद रखना, बल्कि ये जैसलमेर के राजाओं द्वारा पूजी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 9 का सवाल दे रखा है, गणगौर उत्सव किस माह में चैत्र प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो गणगौर के बारे में चर्चा हो रही है मेरे भाई, तो याद रखना ये चैत्र माह के अंदर से स्टार्ट होता है, तो ये देखना ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, क्वेश्चन के अंदर से आंसर छुपा रहता है, तो थोड़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 10 का सवाल दे रखा है। देखो सवाल है कि ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों ने किस भाव की भावना है। तो किस भाव की भावना है मेरे भाई, तो इस दिन ईसाई मानते हैं कि ईसा है वो पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत बावड़ी तीज से होती है और अंत खालिस्तान से पूछा गया है। तो अंत किससे होता है मेरे भाई, ये याद रखना, ये होता है गणगौर से। ठीक है, राजस्थान में जो त्यौहार होते हैं तो यहाँ पर से शुरुआत होती है श्रावणी तीज या फिर छोटी तीज से होती है, और अंत होता है साथियों गणगौर से होता है। इसके लिए कहावत भी मानी जाती है, तीज त्योहारों री बावड़ी ले डूबी गणगौर भी बताया जाता है, तो कहावत भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित मेलों को उनके स्थान के साथ में सम्मिलित करना है।
एक तरफ आपको मेले दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखा है। पहला बात करते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला है मेरे भाई परबतसर नागौर में लगता है। दूसरा बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला मेरे भाई झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। दूसरा बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला मेरे भाई, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। दूसरा बात करें रामदेवरा मेला तो साथियों रूनीचा जैसलमेर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर से पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है मेरे भाई, ये याद रखना, ये किसका कुंभ कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, कहाँ पर से लगता है वो भी याद रखना मेरे भाई, ये 12 में लगता है। और ज़्यादा पूछे तो याद रखना, याद कौन सा आता है? केवड़ा, केवड़ा वाला गांव 12 के अंदर से ये मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 14 का। देखो सवाल क्या दे रखा है कि जन्म के समय बच्चे और परिवार को मंगल प्रदान करने हेतु जो वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? तो इसको क्या कहा जाता है उसके बारे में अपन बात करें तो इसको क्या कहते हैं? जागना कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों तीनों के बारे में अपन देख लेते हैं। दस्तूर क्या होता है मेरे भाई? दस्तूर वो होता है कि विवाह के बाद में पिता की ओर से लड़के के लिए भेजा जाता है। याद रखना, जो तिलक होता है या फिर दोस्तों को इसको बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं टीका। तो विवाह में पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे गए जो उपहार होते हैं वो होते हैं। और न्योता बात करें तो मेरे भाई ये सब सीधी सी बात आ जाती है, जो आपके पास इन्विटेशन नहीं होता कि वो चीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 15 का। सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा किया गया था? सती प्रथा के साथ में बात करें तो साथियों बीकानेर का संबंध आपको देखने को मिलेगा। बीकानेर रियासत के द्वारा सती प्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था मेरे भाई। और बात करें तो कब? 1822 में। अगर आपसे शासक भी पूछ सकता तो याद रखना, नाम आता है महाराजा सूरत सिंह। ठीक है, सूरत सिंह के द्वारा ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 16 का सवाल दे रखा कि पुरुषों के कमर से नीचे घुटनों तक पहने जाने वाले वस्त्र को अंगरखी के ऊपर से डाला जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों इसको पछेवड़ा कहा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अंगरखी बात करें तो मेरे भाई पुरुषों के शरीर पर पहने जाने वाली प्राचीनतम परंपरा का जो वस्त्र होता है उसको कहा जाता है। दूसरा बात करें जामा क्या है मेरे भाई? पुरुषों का वस्त्र है। दूसरा बात करें चूड़ीदार पजामा, तो साथियों कमर के नीचे जो घुटनों तक रह जाती है, जो कसकर पहनी जाने वाली जो होती है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं आभूषणों को उसके पहनने के स्थान से सुमेलित करना है। पहला बात करते हैं मंडलिया। मंडलिया साथियों कहाँ पर से पहना जाता है? ये याद रखना, ये मंडलिया है, ये पहना जाता है गले में पहना जाता है, तो ये इसमें मिला दो। टोंटी के बारे में बात करें तो मेरे भाई टोंटी कहाँ पर पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। कनकावती के बारे में बात करें तो साथियों कमर पर पहनी जाती है। नेवड़ी या फिर नेवरी के नाम से भी जाना था साथियों, तो ये कहाँ पर पहनी जाती है? ये याद रखना, एक पैर बच जाता तो ये इससे मिला दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थानी भाषा के विकास का स्वर्ण युग कब से कब तक माना जाता है? राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग माना जाता है मेरे भाई 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें 1050 से लेकर 1450 तक का जो काल रहता है यह प्राचीन काल था मेरे भाई। वीर गाथा काल भी इसको कहा जाता है। 1450 से 1650 तक का जो काल माना जाता है पूर्व मध्य काल माना जाता है, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। और 1650 से 1850 तक आपको पता ही है कि इसको उत्तर मध्य या फिर रीति या फिर नीति कार्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और 1850 से अब तक का जो काल होता है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 19 का। 19 के सवाल के बारे में बात करें तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया? तो कितने समूह में विभाजित किया मेरे भाई? 5 समूहों के अंदर से विभाजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को राजस्थान का पहला राजस्थानी गद्य माना जाता है?
तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो भारतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ठीक है, ये राजस्थानी गद्य इसको माना जाता है साथियों, और जिसकी रचना है वो कब होती है वो भी याद रखना, 1168 में होती है। और रचनाकार कौन थे मेरे भाई, रचनाकार भी थोड़ा सा याद रखना, नाम आता है उनका साली भद्र सूरी। क्या नाम आता है, साली भद्र सूरी इसके रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 21 का, देखो सवाल के बारे में बात करें, कथन और कारण वाला था कि दलपत विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में महाराणा प्रताप से लेकर राणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों की वंशावली का वर्णन मिलता है। बात गलत आती है साथियों, खुमान रासों में साथियों बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है, महाराणा प्रताप से लेकर नहीं है। दूसरा बात करें मेरे भाई, बिसलदेव रासों को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो साथियों ये बात भी गलत आती है, बिसलदेव रासों को हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासों का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो ये यहाँ पर से याद रखना साथियों, जिसके अंदर से यहाँ पर से ये गलत आ जाता है, तो दोनों के दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित साहित्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सुमिलित करना है। एक तरफ आपको ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर की जो रचना करते हैं सूर्यमल मिश्रण करते हैं मेरे भाई, ये याद रखना, मिश्रण नहीं है, मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, तो यहाँ से ये आ जाता है। दूसरा बात करें, नाम आ जाता है सेनानी, कन्हैयालाल सेठिया की है मेरे भाई, किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। वीर सतसई बात करें तो मेरे भाई सूर्यमल मिश्रण की आपको दोबारा से देखने को मिल जाती है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बादली, ये कन्हैयालाल सेठिया की आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से पहले में पहला, ठीक है, दूसरे में चौथा, तीसरे में पहला और चौथे में चौथा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनावती का कार्य किस कला को दर्शाता है। तो किस कला को दर्शाता है मेरे भाई, याद रखना उस्ता कला को दर्शाता है। और उस्ता कला है साथियों, ये बीकानेर की प्रसिद्ध हस्तकला आपको अंदर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैसे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री मेरे भाई चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है और जयपुर की है। दूसरा बात करते हैं टेराकोटा, इसमें से मिट्टी की मूर्तियां होती हैं और खिलौने बनाने का काम होता है, मोलेरा नाथ द्वारा का फेमस है। थेवा कला बात करें तो साथियों कांच पर सोने की बारीकी से क्या कहती हैं कलात्मक जो नक्काशी की जाती है वो यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, जो प्रतापगढ़ की फेमस मानी जाती है। ठीक है लाला, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 24 का, राजस्थान में अजरक प्रिंट का संबंध मुख्य रूप से किस स्थान से है। तो अजरक प्रिंट के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई याद रखना ये बाड़मेर से है। ठीक है, अजरक प्रिंट में जिसमें से लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है, कौन सा होता है मेरे भाई, लाल व नीला। कौन कौन सा होता है साथियों, लाल और नीले रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग इसमें होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। मुख्य रूप से बात करें तो बाड़मेर की छपाई कला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 25 का। 25 के सवाल के बारे में बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्यों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया मेरे भाई, 4 श्रेणियों के अंदर से विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर से कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं। एक तो आ जाते हैं मेरे भाई क्षेत्रीय आती है, कौन सी आती है, क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा बात करें तो जातीय नृत्य आ जाता है। तीसरा बात करें तो मेरे भाई नाम आ जाता है व्यावसायिक, कौन सा आता है, व्यावसायिक नृत्य आ जाता है। और एक आ जाता है मेरे भाई जनजातीय, कौन सा आता है, जनजातीय नृत्य आपको शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसलों के आगमन की खुशी में पुरुषों द्वारा ढोल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। तो कौन सा है मेरे भाई, याद रखना वो आता है बम नृत्य। कौन सा होता है, बम नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 27 का। 27 के सवाल के बारे में बात करें तो किस लोकगीत में विरहिणी स्त्री अपने पति को परदेश जाने का संदेश देती है। आजकल वाली तो क्या करती हैं, सीधा नीले ड्रम में पैक करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा उसके बारे में बात करें तो याद रखना वो आता है कुर्जा। ठीक है, कुर्जा गीत मूल रूप से बात करें तो जोधपुर में विशेष रूप से गाया जाता है, जिसे विरहिणी स्त्री कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं झरावा।
झरावा जैसलमेर में परदेश गए पति की याद में गाया जाता है। ठीक है। केसरिया बालम मांड गायक शैली का प्रसिद्ध विरह गीत है, ये भी याद रखना। और साथियों जो पीपली है यह वर्षा ऋतु में तीज के अवसर पर मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आ जाता है 28 का। 28 के सवाल के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी गायिका मांगयार गायन शैली से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है मेरे भाई? याद रखना, नाम आता है गौरी देवी। ठीक है। गौरी देवी साथियों इनका जो संबंध है वो किससे आ जाता है? मांड गायन शैली से है मेरे भाई। किससे आ जाता है मेरे भाई? मांड गायन शैली से है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। उन्हें राजस्थान की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों इसको? राजस्थान की कोकिला। क्या कहते हैं मेरे भाई? राजस्थान की कोकिला भी कहा जाता है गौरी बाई को, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है अल्लाह जिल्लाबाई, बन्नो बेगम और मांड गायक जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर से गायिका मांगयार शैली के अंदर से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य श्रेणी को में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है मेरे भाई? सारंगी नहीं आता है। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। सारंगी है मेरे भाई तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए तत्वादन के श्रेणी के अंदर से आता है। दूसरा बात करते हैं अड़गोजा, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है? फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक वाद्य यंत्र बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं मशक, तो ये साथियों सुशीर के अंदर से आपको शामिल होता है। एक बपंग बात करें तो साथियों आता है तत्वाद्य यंत्र के अंदर से आपको देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है कि मोरचंग और अड़गोजा किस प्रकार के वाद्य यंत्रों के उदाहरण हैं? तो साथियों ये जो मोरचंग और जो हैं इन दोनों के बारे में बात करें तो साथियों याद रखना सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक वाद्य यंत्र के अंदर से शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। तो देखो साथियों इसके बारे में बात करें तो गलत आ जाता है। सबसे पहले क्यों माना जाता है? गलत क्यों है? क्योंकि देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी मानी जाती है। ठीक, और सबसे पुरानी भी है, जिस पर 2011 के अंदर से डाक टिकट जारी हुआ था। पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, ये याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें, पाबूजी का फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में रेबारी जाति के भोपे द्वारा किया जाता है लाला, ये बात सही है। यहाँ पर से साथियों आपका कारण सही है, कथन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कौन सा प्रिंट जिसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है, जिसमें से ज्यामितीय और तुर्की के पैटर्न का प्रयोग होता है, वह बाड़मेर का प्रसिद्ध प्रिंट है। तो साथियों वो कौन सा आता है? याद रखना वो आ जाता है कौन सा? अजरक प्रिंट आता है। ठीक है लाला, क्वेश्चन को घुमा भी सकता था, घुमाया भी गया है। अगर ये बाड़मेर का नहीं लिखता तो आपसे थोड़ा सा घूम सकता था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आ जाता है कि जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जसनाथ जी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में। जसनाथ जी ने 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, बात एकदम सही है लाला। दूसरा बात करें, इनके उपदेशों का संग्रह सिंबुदड़ा नामक ग्रंथ में संकलित है, ये बात भी सही है। ठीक है, इन्होंने लोहा पागल नामक व्यक्ति को चमनपुरा में दीक्षित किया था, ये बात भी सही है। दूसरा दे रखा कि समराथल इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ नहीं है, बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें, समराथल बीकानेर के अंदर से जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जहाँ पर जसनाथ जी ने तपस्या की थी। तो ये याद रखना साथियों प्रमुख पीठ है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो असत्य आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए भेजे जाने वाले उपहार और राशि को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहते हैं? टिक्का कहा जाता है। ये बहुत सारे लोग नहीं बोलते कि आज छोरे का टिक्का है, तो ये याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ बोली दे रखी है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मारवाड़ी के अंदर से। तो मारवाड़ी के अंदर से साथियों पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा जैसलमेर और जोधपुर की तरफ। तो मारवाड़ी वाला किससे मैच करा दो मेरे भाई? जैसलमेर जोधपुर से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेवाड़ी, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ से
मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, बागड़ी बोली है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है, तो लाला इससे मिला दो। ढूंढाड़ी बात करें तो जयपुर टोंक अजमेर की तरफ बोली जाती है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि नेवड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग पर पहना जाता है। तो साथियों जो नेवड़ी है ये कहाँ पर पहना जाता है, याद रखना ये पहना जाता है पैर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि कपिल मुनि का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है। तो साथियों कपिल मुनि का मेला है ये कोलायत बीकानेर के अंदर से कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो साथियों ये याद रखना इनका संबंध है कालबेलिया नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि कामड़िया पंथ की महिला किस लोक देवता कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी। तो किस लोक देवता ने की थी मेरे भाई, याद रखना ये कामड़िया पंथ की जो स्थापना करते हैं वो रामदेव जी करते हैं, ठीक है। और इस पंथ की महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना कौन सा आता है, 13 ताली नृत्य कौन करती है मेरे भाई, महिलाएं करती हैं लाला, कौन करती है मेरे भाई, महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने किस पुस्तक को राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ कहा था। तो किसको कहा था मेरे भाई, याद रखना वो नाम आता है पृथ्वीराज राजसो को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, सांझी पर्व का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो सांझी पर्व है मेरे भाई कुंवारी कन्याओं से देखने को मिल जाता है। सांझी भाद्रपद पूर्णिमा को से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है, जिसमें से कुंवारी कन्याएं द्वारा दीपक पर गोबर से माजिया पर पर्वत बनाकर पूजा की जाती है, ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई ऐसे पर्वत बनाती हैं गोबर का, उसका पर्वत बनाकर उसकी पूजा करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है किस लोक देवी के मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर है जहाँ स्थानीय लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। तो कहाँ पर से गाते हैं मेरे भाई, आपको सबको पता है करौली के अंदर से है, केला देवी, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में खादी का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है जो सांगानेर में स्थित है। तो कौन सा है मेरे भाई, याद रखना वो आ जाता है संगारिया कागज कला का केंद्र है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि कौन सा गीत मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को शांति प्रदान हेतु गाया जाता है। तो साथियों उस गीत का नाम आता है झोरवा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर क्षेत्र में परदेश गए पति के वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो कौन सा है मेरे भाई, आजकल के तो महिलाएं गीत नहीं गाती, सीधा का सीधा ड्रम में पैक करवा देती हैं, तो वो आता है साथियों झरावा गीत गाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि मारवाड़ क्षेत्र के महिलाएं द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको क्या कहते हैं, तमणी कहा जाता है, क्या कहते हैं, तमणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भील और गरासिया जाति द्वारा युद्ध स्थलों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो कौन सा है मेरे भाई वाद्य स्थल, याद रखना वो रहता है भेर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, 47 का सवाल दे रखा कि राजस्थानी साहित्य के किस काल में जैन एवं चारण साहित्य का विकास हुआ। तो वो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना आदिकाल, वीर गाथा काल जिसको कहा जाता है, जिसका जो समय था मेरे भाई 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक माना जाता है, इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से साथियों जैन और चारण साहित्य जिसमें से रास हो गया वेली का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो 48 के सवाल के बारे में बात करें तो बेणेश्वर मेला किस माह में आयोजित होता है। तो बेणेश्वर का जो मेला है मेरे भाई डूंगरपुर के अंदर से आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, याद रखना जिसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिंगल शैली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो किस अपभ्रंश से हुआ मेरे भाई, याद रखना ये होता है मरु गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं,
ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो किस लोक देवता को पूजा जाता है मेरे भाई? याद रखना, देखो वो आ जाता है यहाँ पर से ऊंटों के रूप में पाबो जी को पूजा जाता है। पाबो जी को फ्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो संत पीपा जी के जो गुरु थे मेरे भाई, तो याद रखना संत रामानंद थे। ठीक है, इन्होंने द्वारा, रामानंद जी के द्वारा इनको दीक्षा दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा था? तो कौन आते हैं मेरे भाई? याद रखना, नाम आता है जाम्बोजी। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं जिन्होंने 29 नियम जिसको विश्नोई धर्म बनाए थे, वो भी याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, संप्रदाय की प्रमुख पीठों को उनके स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है जसनादी संप्रदाय, कतरियासर बीकानेर में आ जाता है। दादू पंथ बात करें तो साथियों नारायण जयपुर आ जाता है। दूसरा बात करें राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में जाता है। विश्नोई बात करें तो मुकाम नोखा बीकानेर में अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गोगा मेड़ी मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो साथियों जो गोगा मेड़ी मेला है, ये पहले तो बात करें कहाँ पर से आयोजित होता है, तो साथियों हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। जो मेला है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है मेरे भाई। तो कब होता है? याद रखना, भाद्रपद कब? कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो साथियों कौन आ जाते हैं चार हाथों वाले? कल्ला जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो साथियों सवाल आता है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो बीकानेर की जो जो राठौड़ों की कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता है मेरे भाई? याद रखना, वो आता है करणी माता को पूजा जाता है, जिसका मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि किस लोक देवी के मंदिर में पुजारी मूर्ति से दूर रहते हैं और उनका भोग पर्दे के पीछे चढ़ाया जाता है? तो साथियों वो कौन सी आती हैं? याद रखना, वो आई माता आती है, जिसके दीपक से केसर टपकती है। याद रखना, और इनके आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता देखो, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर के अंदर से। जैसलमेर में बिना ईश्वर बोले तो शिव की गंवर पूजी जाती है। ठीक है, जो शिव पार्वती की जगह पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, त्योहारों को उनके माँ के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको त्यौहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको माह दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई छोटी तीज, तो छोटी तीज है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, तो श्रावण माह में बनाई जाती है। दूसरा बात करें होली है, ये आपको पता ही है मेरे भाई, ये फागुन के अंदर से बनाई जाती है, फागुन पूर्णिमा के अंदर से। दूसरा बात करते हैं दशहरा, तो ये दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है, ये भी याद रखना साथियों। दूसरा बात करते हैं अक्षय तृतीया, तो ये वैशाख के अंदर से शुक्ल में बनाई जाती है। जो अक्षय जो तृतीया है ये वैशाख शुक्ल तृतीया के अंदर से बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों आपको सबको पता है कहाँ पर से होता है बेणेश्वर मेला है, वो कहाँ पर से? डूंगरपुर के अंदर से। डूंगरपुर में भी कहाँ पर से? नवा टापरा के अंदर से इसको होता है, जिसके अंदर से सोम माही जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा का आयोजित होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है मेरे भाई? याद रखना, नागौर के अंदर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि विवाह के अवसर पर दूल्हे के वेश में जाने की रस्म जिस नकली विवाह का आयोजन किया जाता है कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको बता दूंगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, बेदाम विवाह बाल विवाह को सर्वप्रथम किस रियासत ने प्रतिबंधित किया था? तो किसने प्रतिबंधित किया था मेरे भाई? याद रखना, अलवर रियासत के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। अलवर में बाल विवाह प्रतिबंध कानून है, ये 1903 में बनता है। और साथियों एक और आता है साथियों, नाम आता है
बेदाम विवाह। बेदाम विवाह है साथियों, इसको 1903 में ही ये भी सर्वप्रथम बना था, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पगड़ी को किस का प्रतीक माना जाता है? तो साथियों सम्मान का, वीरता का, गौरव का, सभी का प्रतीक माना जाता है लाडले। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बांधने और रंगने की कला में कपड़ों पर बनी चारों ओर से नुकीली आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो साथियों इसको क्या कहते हैं? बावन भात कहा जाता है। बंधेज के कपड़ों पर 4 और 8 से एक आकृति विशेष बांधकर रंग में डुबोया जाता है, जिसको क्या कहते हैं साथियों? बावन भात कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जिसके अंदर से कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर से बोली जाती है। ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 67 का, देखो। पहले बात करते हैं कथन के बारे में। राजस्थानी साहित्य का चारण शैली में लिखा गया रूप डिंगल कहलाता है। ठीक बात आती है। पिंगल भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसका साहित्यिक रूप भाटों द्वारा रचा गया था। ये बात भी सही है, लेकिन कारण व कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है लाला, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो वीर सतसई के रचयिताओं के बारे में बात करें तो याद रखना सूर्यमल मिशन है। ठीक है, वीर सतसई की जो रचना करते हैं वो सूर्यमल मिशन करते हैं मेरे भाई। और कब करते हैं? 1815 से लेकर 1868 में की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी साहित्य की वह विद्या जिसमें से किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक काव्य की रचना की जाती है, क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं साथियों? मरस्या कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया जिसे पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है? तो साथियों किसने किया था मेरे भाई? याद रखना रामकरण आसोपा के द्वारा की जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सा चेंज कर लेना मेरे भाई। रामकर्ण आसोपा को तो साथियों क्या कहा जाता है? रामकर्ण आसोपा को क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण का, क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी व्याकरण का पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं? पितामह कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर से पूछा गया कि राजस्थानी शब्दकोश के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया जिसको पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है? तो याद रखना पत्रकारिता का भीष्म पिता किसको कहते हैं? याद नाम आता है झाबरमल। क्या नाम आता है मेरे भाई? झाबरमल शर्मा। झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो ये याद रखना, यहाँ पर से इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, रामकरण आसोपा है, ये हिंदी व्याकरण के पितामह हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूर्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूर्य प्रकाश ग्रंथ के जो रचयिता माने जाते हैं वो याद रखना, वो आ जाते हैं कर्णिदान काव्य को माना जाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे, नाम आता है कर्णिदान काव्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि काष्ठ कला लकड़ी पर कलाकारी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखना बस्सी चित्तौड़गढ़ फेमस है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर से काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर से कावड़ और बेवाण बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है देखो, अजरक और बगरू प्रिंट की छपाई के अंदर क्रमशः किस स्थान से संबंधित है? ऐसे सवाल भी बनते हैं साथियों। तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर से संबंधित है, बगरू प्रिंट आपके जयपुर से संबंधित आएगा। तो लाला इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो चरी नृत्य है वो किस महिलाओं के द्वारा किया जाता है? याद रखना वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य है मेरे भाई मुख्य रूप से किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर से गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 74 का, नृत्य की कौन सी शैली केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में तलवारों के साथ की जाती है, जो भीलों की संस्कृति को दर्शाती है? उसका नाम आता है साथियों गेर नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि मांड गायन शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मांड गायन शैली का जो संबंध है मेरे भाई पश्चिमी राजस्थान से आपको देखने को मिलेगा। मांड गायन शैली जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 76 का,
किस लोकगीत को मेवाड़ क्षेत्र में 15 दिन पहले लड़के लड़कियों द्वारा घर 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 जाकर गाए जाने वाले गीत कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? लोकेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है रबाब किस श्रेणी का लोक वाद्य है? तो रबाब है मेरे भाई ये तत्वाद्य श्रेणी के अंदर से आता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि किस वाद्य यंत्र को बांस और चमड़े के गोलाकार आकार के कटोरे को बांधकर बनाया जाता है, जिसका उपयोग प्राय मंदिरों और बड़े मेलों में किया जाता है? तो साथियों क्या नाम आता है? धौंसा इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, नारायणी माता का मंदिर अलवर में स्थित है और नाई जाति के लोग इन्हें कुल देवी मानकर इनकी पूजा करते हैं। लाला एकदम सही है। नाई और मीणा जाति के बीच पूजा को लेकर विवाद चल रहा है, ये बात भी यहाँ पर से सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों से है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। तो व्याख्या नहीं हो रही तो देखो यहाँ पर से क्या होगा? देखो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मृत्यु के संस्कारों के अंतर्गत मृतक के सिर पर मटका और कुल्हाड़ी तोड़कर पिंड दान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मेरे भाई? याद रखना इसको कहा जाता है सतारा या फिर सातड़ा इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो, मिलान करना है। एक तरफ आपको छपाई रंगाई और एक तरफ आपको स्थान दे रखा है। जाजम प्रिंट के बारे में बात करते हैं। तो जाजम प्रिंट है मेरे भाई ये चित्तौड़गढ़ से आपको देखने को मिलेगा। सांगानेर प्रिंट जयपुर से मिलेगा। बगरू प्रिंट ये भी जयपुर से है। दूसरा कौन सा देखो, अदरक नहीं होता मेरे भाई, ये अजरक होता है। कौन सा होता है? अजरक प्रिंट होता है। ये बाड़मेर से आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर से? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भीलों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली धोती क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहता है मेरे भाई? याद रखना इसको कहता है डेपाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? तारों की संख्या के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सारंगी कौन सा आता है? सारंगी। सारंगी में कितने होते हैं? 27 तार होते हैं। ये भी याद रखना मेरे भाई, कितने होते हैं? 27 तार होते हैं। ठीक है, और एक और याद रख लो फिर इसी के साथ में, नाम आता है रबाब। रबाब, इसको रबाब बोलते हैं। तो इसके अंदर से कितना होता है साथियों? रबाब के अंदर से 12 तार होते हैं। कितने होते हैं? 12 तार होते हैं। ठीक है, 12 तार। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर से 9 रहेगा। रावण हत्या के अंदर से 9 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 84 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म, GH ओझा का जन्म किस जिले में हुआ था? कहाँ पर से होता है मेरे भाई? सिरोही में होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि पुष्कर मेले किस तिथि को शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है? तो साथियों कार्तिक शुक्ल पंचमी तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दादू पंथ में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जिसमें पार्थिव देह शरीर को भेराना पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? याद रखना इसको क्या कहा जाता है? दादू खोल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 87 का सवाल, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, तो साथियों वो कौन सा आता है? गवरी नृत्य जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बागड़ी बोली को भीलों की बोली या फिर भीली बोली किसने कहा? तो साथियों किसने कहा था? याद रखना नाम आता है उनका डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ त्यौहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको तिथि का सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई फूलडोल उत्सव जिसको अपना राम स्नेह के अंदर से देखने को मिल जाता है, ये कब आता है? ये बात करें तो साथियों ये आ जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बनता है। दूसरा बात करते हैं गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बनती है, तो ये आ गया। देव सयानी या फिर देवन एकादशी है, तो ये साथियों कब आती है? ये याद रखना साथियों आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये लो भाई, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा का हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित केसरिया रंग की पगड़ी क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं साथियों? केसरिया पाग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गो हत्या के कारण महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए जहां पीर की उपाधि किस लोक देवता को मिली? तो किस लोक देवता को मिली मेरे भाई? याद रखना ये किसको मिली? गोगा जी को मिली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
सोने और चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? याद रखना, इसको मीनाकारी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है मेरे भाई? जयपुर प्रसिद्ध है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केसरिया बालम गीत के गायक की गायन शैली क्या है? तो गायन शैली के बारे में बात करें तो साथियों ये आती है मांड गायन शैली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है? भील और कालबेलिया जाति द्वारा मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे भाई? अड़गोजे का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अड़गोजा राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो बांसुरी से मिलता जुलता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो भाई भील और कालीबेला जाति के द्वारा किया जाता है, अधिक किया जाता है मेन रूप से बात करें तो। नेक्स्ट बात करें, राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल वीर गाथा काल कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहा मेरे भाई? 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 96वां का सवाल दे रखा है, विवाह के उपरांत वधू के ससुराल जाते समय उसके साथ जाने वाली कन्या या फिर स्त्री क्या कहलाती है? उसको क्या कहता है मेरे भाई? ओल्दी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है? देखो साथियों, सवाल दे रखा है अगर लड़की जाएगी और लड़का जाएगा तो अलग अलग आता है साथियों, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगर भाई जाता है तो ओल्दा कहा जाता है, और लड़की जाती है तो उसको ओल्दी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कौन सा नृत्य केवल व्यावसायिक श्रेणी में आता है जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ में आय कमाना भी है? तो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, इसके अंदर से कच्ची घोड़ी आता है। कौन सा आता है? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी, भवाई, तेरा ताली, कालबेलिया जो नृत्य आते हैं मेरे भाई, ये किस में आते हैं? व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कच्ची घोड़ी है, मैं लिख देता हूँ, दोबारा से लिख रखना, कच्ची घोड़ी। ठीक है, और दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा आती है? भवाई नृत्य है, ये भी व्यावसायिक नृत्य है। तेरा ताली है, कालबेलिया नृत्य है, सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में। नेक्स्ट बात करते हैं, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी कौन है जिसका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है? तो कौन आती है मेरे भाई? केला देवी आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गोखरू आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? यह जो आभूषण है मेरे भाई हाथ और कलाई पर पहना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट सवाल, जसनाती संप्रदाय में किस शासक को प्रभावित होकर जसनाथ जी ने भूमि प्रदान की थी? तो किसने की थी मेरे भाई? सिकंदर लोदी को प्रदान की जाती है। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के जो सुल्तान थे, नाम था उनका सिकंदर लोदी, उन्होंने कत्रियासर के पास में इनको भूमि प्रदान की जाती है। और इसी के साथ में साथियों आपके जो टॉप 100 MCQs हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो यहाँ पर से समाप्त हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आगे जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी हिंदी की आएगी, जिसके अंदर से अपन टॉप 100 MCQs देखेंगे जो आपके वीडियो से संबंधित होंगे, और वही क्लास के अंदर से आपकी हिंदी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा साथियों।